हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो डिसाइपल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करता है, जबकि सारे डिसाइपल्स उसके खिलाफ हो गए थे, पर वो अकेले उन सबको हराते हुए अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर चुका था, जिसे देखकर एल्डर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। एग्जाम के एंड होने के बाद जब वो अपने ओल्ड मैन को ढूंढता है तो उसे पता लगता है कि उनका कत्ल कर दिया गया है और ये काम और किसी का नहीं बल्कि सीतोजिन का था, जिसे जानने के बाद वो उसे मारने के लिए उसके सेक्ट में जा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये सारी तो सीतोजिन की प्लानिंग थी, उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर मारने की। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सीतोजिन अपने भाई के साथ डिस्कस करते हुए कहता है कि एक बार उस कामचोर लड़के से छुटकारा मिल जाए फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उसने तो पहले से ही वोयू के लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी थी अपने सारे गुंडों को बुलाकर। अब वो बड़ी बेशर्मी से गोयो से कहता है कि एक शराब हो जाती, वो भी अच्छी वाली, तो शो का मजा आ जाता। गोयो वहाँ से जाते हुए कहती है कि याद रखना मेरे आने तक शो खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे भी तो इसका मजा लेना है। उसके वहाँ से जाते ही यहाँ पर हमारी वोयू की एंट्री हो जाती है, जो कि काफी गुस्से में सीतोजिन को आवाजें मार रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो अपने भाई से कहता है कि देखो हीरो की एंट्री हो गई है, अब खेल देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, चलो चल के देखते हैं कि ये चूसा कितना फुदकने वाला है। इधर दूसरी तरफ सीतू के गुंडे जब वोयू को गुस्से में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं उसके पैलेस की तरफ, तो वो कहते हैं कि सीतू ऑलरेडी 6 लेवल पर है बॉडी टेम्परिंग रियल्म के, पता नहीं ये बंदा उसके हाथों से बार बार मरने के लिए क्यों आ जाता है। वहीं सीतू भी अपने रूम से ग्राउंड की तरफ आ चुका था। वो वोयू को देखकर कहता है कि अरे ये तो तुम हो, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कौन चिल्ला रहा है। वैसे एक बात बताओ, अब तो तुम जीत गए हो, टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट के ऑफिशियल डिसाइपल बन गए हो, तो तुम्हें अपने अंकल सन के साथ जाकर जश्न नहीं मनाना चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर तो वोयू का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था कि ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ पता ही नहीं। वहीं सीतू ऐसे एक्टिंग करते हुए कहता है जैसे कि उसे अभी अभी याद आया कि अरे हाँ, उसे तो उसने खुद मार डाला। अब कितने अफसोस की बात है ना, तुम्हें 30 साल पुरानी उस ओल्ड मैन की आइस शराब पीने को नहीं मिलेगी। ये सारी बातें वोयू का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो गुस्से में पूरा भट्टी बन चुका था। अपनी पावर रिलीज करते हुए वो अपना एंगर शो कर देता है। उसके गुस्से को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए सीतू उसे कलसाते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने उस ओल्ड मैन के साथ कितना अच्छा किया, मैंने एक ही बार में अपनी स्वॉर्ड को उसके दिल के आर पार कर दिया, जिससे बेचारे को ज्यादा तड़पना नहीं पड़ा। आखिर ये मेरे सफेद कपड़ों का सवाल था, पिछली बार तुम्हें मारते हुए पूरे खराब हो गए थे, इस बार मैंने आंच भी नहीं आने दी। वो एक ही झटके में जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसे जान से मारने के लिए। तभी सीतोजिन अपने गुंडों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर इसे ब्लॉक करके जान से मार दो। वो सभी लोग आगे तो बढ़ते हैं अपना अपना अटैक प्रिपेयर करके, लेकिन ज्यादा देर तक हमारे वोयू के आगे टिक नहीं पाते। वो एक ही अटैक में उन्हें जान से मार देता है, जिसे देखकर सीतू को मजा आ गया था क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि वोयू तुम गुस्से में पागल हो चुके हो, तुमने यहाँ सेक्ट के रूल को ब्रेक करते हुए किसी को जान से मार दिया है और अब तुम्हें अच्छे से सेक्ट के रूल बताने के लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये बोलकर वो आइस ब्लेड से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे वोयू ने अपने गोल्डन स्टाफ का यूज करते हुए धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उसे तेजी से अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर सीतोजिन आइस फ्रोजन टेक्निक का यूज करके उसे बड़े बड़े आइस थ्रोन में ट्रैप कर लेता है। इसके बाद तो वो वोयू से कहता है कि मुझे जिद्दी और हार ना मानने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे उन्हें हराने में मजा आता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारे अंकल सन की तरह जो एक ही स्ट्राइक में मर जाएं। ऐसे लोगों को मार कर तो मुझे बोरियत महसूस होती है। वोयू का तो उसकी बकवास सुन के दिल कर रहा था कि वो उसकी जबान ही काट दे, पर अभी भी इस बंदे की बकवास बंद नहीं होती। वो कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में एक्साइटमेंट महसूस होती है और इसके बाद जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मुझे जीत की खुशी महसूस होगी। इसके बाद वो विंड स्लैश तकनीक का यूज करके हमारे वोयू को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर इससे तो हमारा वोयू आजाद हो जाता है और अब वो काफी एग्रेसिवली अपने हेवन डिवीजन टेक्निक का यूज करके अपने गोल्डन स्टाफ की हेल्प से उसके हाथ को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वोयू के एक ही अटैक से सीतोजिन के सारे मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वोयू ने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई को आवाजें देने लगता है। इससे पहले कि हमारा वोयू उस पर अटैक करके उसे जान से मार पाता, तभी उसके अटैक को हिट करते हुए वहाँ पर सीतू कैंग आ जाता है। कैंग की कल्टीवेशन सीतोजिन से भी हाई थी, इसलिए उसे वहाँ देखने के बाद बच्चे कहते हैं कि अब ये लड़का नहीं बचने वाला, अब तो इसकी मौत पक्की है। वहीं दूसरी तरफ कैंग हमारे वोयू को अपने स्वॉर्ड की नोक पर लेते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर पर जानलेवा हमला करने की। लगता है तुम्हें अच्छे से ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पर विद्रोह अलाउड नहीं है।
उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ वोयू कहता है कि तुम सारे एक जैसे हो, रूल्स का बहाना करके अपने पर्सनल मोटिव्स क्लियर करते रहते हो। अगर तुम्हें सच में जस्टिस की परवाह होती तो तुम अपने भाई का साथ नहीं दे रहे होते। पर उसकी बातों से तो कैंकी चल जाती है, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक आइस थ्रोन का यूज करते हुए हमारे वोयू को दूर धकेलने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। ये देखने के बाद तो सीतो को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ब्रदर, आप इसके साथ खेल क्यों कर रहे हैं? अपने एक दो स्ट्राइक से इसकी जान क्यों नहीं ले लेते? वो तो ऐसा ही करने वाला था, पर इधर से वोयू अपने गोल्डन बैटल बॉडी को एक्टिवेट करते हुए अपने डिवाइन हैंड से उसे एक जबरदस्त हिट देता है। उसकी बॉडी की कल्टीवेशन लेवल देखने के बाद तो सभी लोग हैरान थे कि इस लड़के ने यहाँ खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लिया और अब वो बॉडी टेम्परिंग रियान की 6 लेवल पर पहुंच गया है। वोयू का तो ऑरा ही बदल चुका था और अब वो और भी ज्यादा मर्डरस लग रहा था। उसकी एबिलिटी को देखने के बाद सीतो डरते हुए कहता है कि ये लड़का सिर्फ 15 साल का है और 6 लेवल की बॉडी टेम्परिंग रियान तक पहुंच गया। इस लड़के ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब तो सीतो की डर से हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो अपने भाई से कहता है कि ब्रदर, हमें इसे जल्द से जल्द जान से मारना होगा। वोयू को मारने के लिए कांग उसके आसपास चारों तरफ आइस फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका था। और अब बस एक खतरनाक अटैक और उसके बाद वो लोग वोयू को जान से मार देते। कांग ने तो ये अटैक करना शुरू भी कर दिया था। वहीं ये देखने के बाद वोयू कहता है कि मैंने अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया, मैं मर नहीं सकता। पर तभी मिंगलोंग उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अपने चारों तरफ क्यों देख रहे हो? अपनी मुंडी नीचे करके अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करते? वोयू जैसे ही आंखें बंद करके इमेजिन करता है तो उसे याद आता है कि वो तो बॉडी टेम्परिंग की 6 लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर को स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो बस फिर क्या था, वो अपनी स्पिरिट बॉडी को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी स्पिरिट बॉडी थी फायर ड्रैगन। अपने फायर ड्रैगन को समन करते हुए उसने एक खतरनाक यांग अटैक प्रिपेयर कर लिया था और जैसे ही वो उसे कांग की तरफ थ्रो करता है, दोनों के ही पावरफुल अटैक आपस में टकराने के बाद जबरदस्त एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे वोयू के अटैक से कांग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। कांग की बस अब कुछ ही सांसें बची थी। उसकी लवर ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है, जो उसके लिए महंगी वाइन लेने गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने इकलौते प्यार को कैसे बचाए। अपने भाई की मौत देखने के बाद तो सीतो जिन भी पूरी तरीके से टूट गया था। उसे हताश देखने के बाद वोयू कहता है कि अपनी गर्दन उठाकर देखो। वो तो फिर से वोयू को धमकी देते हुए कह रहा था कि भूलो मत, मेरा तीसरा भाई इमॉर्टल है। पर उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही वोयू कहता है कि ओल्ड मैन जब तक जिंदा थे तब तक वो कहते रहे कि इमॉर्टल कभी भी इमॉर्टल्स के साथ फाइट नहीं कर सकते। लेकिन देखो, मैं भी तक इमॉर्टल नहीं बना, लेकिन मैं फिर भी इमॉर्टल्स के साथ फाइट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना सीतोजन? वो तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसकी बात में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। वहीं वोयू ओल्ड मैन की कसम खाते हुए कहता है कि आज के बाद से वो कभी भी हार नहीं मानेगा और चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो खुद को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश करेगा। ये बोलकर वो अपने गोल्डन स्टाफ से एक जबरदस्त हिट देकर सीतोजन का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पर अब तक वहाँ पर अपने सेलेस्टियल क्रेन में मिंगलैंग की भी एंट्री हो चुकी थी, सीतोजन के थर्ड ब्रदर की, जो कि अपने दोनों भाई की लाशें देखने के बाद गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वोयू को अपने सामने देखने के बाद उसे सारा खेल समझ आ जाता है और वो अब अपनी पावर अनलिश करते हुए कह रहा था कि छोटे बेवकूफ लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों पर हाथ उठाने की? अब मैं तुझे तब तक तड़पाऊंगा जब तक कि तुम मौत के घाट नहीं उतर जाता। पर वोयू तो कहाँ उससे डरने वाला था। वो उसके अटैक को अपने गोल्डन स्टाफ से ब्लॉक करते हुए कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम्हें भी अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है तो मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचा देता हूँ। इधर तो वोयू भी अपने लवर का बदला लेने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाती है वोयू को जान से मारने के लिए। पर तभी वहाँ पर एंट्री हो गई थी हमारी को डिसाइपल सुयान की, जो कि उन दोनों के ही अटैक को काउंटर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टोंगटियान स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल को हाथ लगाने की? अगर किसी ने भी दोबारा मेरे सेट के डिसाइपल्स को हर्ट करने की कोशिश की तो फिर वो सीधा मुझसे निपटेगा। मिंगलैंग तो सुयान को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो सेक्ट रूल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही हो। पर सुयान कहती है कि मैंने इस मैटर के बारे में ऑलरेडी सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म कर दिया है, थोड़ी ही देर में वो यहाँ आते ही होंगे। सुयान का बस कहना था, तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर की एंट्री हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद सभी अपने घुटनों पर आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिंगलैंग सेक्ट लीडर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस लड़के ने उसके दोनों भाइयों को जान से मार दिया तो इसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि भूलो मत, सबसे पहले तुम्हारे भाई ने एक इनोसेंट की जान ली, वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटली, और तुम्हारे बड़े भाई कैंग ने एक क्रिमिनल को पनाह दी और उसका साथ दिया, तो वो भी इस क्राइम का बराबर का भागीदार था।
इसलिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ये पनिशमेंट डिजर्व करते थे। हमारे टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट में इमॉर्टैलिटी प्रैक्टिस करवाई जाती है और कल्टीवेशन का पहला नियम ये है कि आपको हमेशा राइट पाथ पर चलना है, अपने दिल को साफ रखना है। पावर हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने से कमजोर को बुली करें। एल्डर की बातों से मिंगलैंग को पता लग जाता है कि एल्डर उनके भाइयों को क्रिमिनल मानते हैं, इसलिए उसे जस्टिस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन उसके उलट एल्डर हमारे वुयू को कहते हैं कि तुमने एक ही बार में 5 लोगों की जान ली, जो कि बहुत ज्यादा गलत काम है। हाँ, तुमने बदला लिया, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे 1 साल तक जेल में सरवाइव करना होगा। वुयू को अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट थी, पर वो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि सन दाओ जी की डेथ हुई है, जो कि उसके लिए बिल्कुल उसके फादर जैसे थे, तो वो 7 दिन की शोक समाधि लेना चाहता है, जिसके लिए एल्डर ने उसे परमिशन दे दी थी। और अब हमें उसे दाओ जी की ग्रेव पर दिखाते हैं, जहाँ पर वो उनकी 30 साल पुरानी वाइन पीते हुए कहता है कि अंकल, ये वाइन सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन अफसोस मैं इसे आपके साथ एंजॉय नहीं कर सकता। वो यूं 7 दिन तक शोक समाधि में था और अब 7 दिन गुजर चुके थे। वो फेयरवेल लेते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि 8 सालों से आप मेरी देखभाल कर रहे हैं। आप हमेशा कहते रहे कि आपने मेरी जान बचाई है, आपने मुझे जिंदा रखा है और आप हमेशा इसी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करते रहेंगे, एक फादर की तरह। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और अब जब वक्त था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता, आपको प्रोटेक्ट करता, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगता है। तभी देखते ही देखते ओल्ड मैन की स्पिरिट उसके सामने अपीयर होती है, जिसे इतने दिनों के बाद अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही वो स्पिरिट वहाँ से डिसअपियर होती है, उसके सामने एक छोटा सा मंकी अपीयर हो जाता है, जो कि देखने से बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह लग रहा था और उनकी पसंद भी बिल्कुल वैसे ही थी। वो ओल्ड मैन की वाइन को चुराते हुए पेड़ के पास जाकर झटके से पीना शुरू कर देता है और वाइन को संभाल नहीं पाता। उसे देखकर वो यू को ओल्ड मैन की याद आती है। वो उन्हें कहता है कि देखो, ये मंकी बिल्कुल आपकी तरह वाइन पी रहा है और संभाल नहीं पा रहा। वो छोटू सा मंकी वाइन पीने के बाद पूरा टल्ली हो चुका था, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाता और पेड़ से नीचे गिरने लग जाता है। वो यू से संभालते हुए कह रहा था कि आज के बाद से छुटकू, तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुम मुझे मेरे फॉस्टर फादर की याद दिलाते हो, और आज के बाद से मैं तुम्हें दाओ ही बुलाऊंगा। अब वो यू ओल्ड मैन की ग्रेव पर उन्हें टाटा बाय बाय बोलते हुए कहता है कि अब मैं आपसे 1 साल बाद मुलाकात करूंगा, क्योंकि 1 साल के लिए मैं कैद में जा रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ वापस आऊंगा तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन के आऊंगा। और इसी हार्ट टचिंग सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, याद से कमेंट करना, प्यार से करना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।